नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि 14 मार्च का जो एग्ज़ाम लिया था, दोनों पाली का एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन काफ़ी हार्ड पूछा गया था। तो उसी प्रकार का जो अब कल जो एग्ज़ाम लेने वाला है, यानी कि 21 मार्च को जो एग्ज़ाम लेने वाला है, तो उसमें भी जो है दोस्तों क्वेश्चन हार्ड ही पूछा जाएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो है पहले से ही बन चुका होगा। तो अगर दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम जो है कल यानी कि 21 मार्च को एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि बिल्कुल उसी के आधार पर है जो जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि संविधान के भाग 3 में जो है दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन है। और दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट्स को जान लीजिए दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और संविधान के भाग 4 में जो है दोस्तों इसमें नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में। अब देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 5 में जो है दोस्तों इसमें केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में। और संविधान के भाग 9 में जो है दोस्तों इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो और आप लोग को जो इतना फैक्ट्स जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है? मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति जो है दोस्तों वह राष्ट्रपति करता है। और किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी या चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सैडल चोटी जो है दोस्तों, सैडल चोटी यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों अगस्तमलाई चोटी जो है दोस्तों यह केरल में पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में पाई जाती है अगस्तमलाई पहाड़ी। और अनंतगिरी पहाड़ी जो है दोस्तों यह तेलंगाना में पाई जाती है। तो कहाँ पे? तेलंगाना में। और दोस्तों अयोध्या पहाड़ी जो है दोस्तों यह वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इसमें जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है अयोध्या, आप लोग जो है यूपी मार दीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका जो होगा आंसर वो होगा वेस्ट बंगाल होगा। ओके दोस्तों, तो इतना बात जो है दोस्तों आप लोग को इस क्वेश्चन में जानना आवश्यक है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैडल चोटी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है दोस्तों। ओके, इसमें जो है कुछ फैक्ट्स को जान लीजिए दोस्तों। इसका जो स्थापना जो है दोस्तों 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। ओके, और अभी जो है वर्तमान में इसका निदेशक, उसका नाम है अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है दोस्तों? अजीत कुमार मोहंती। हमने क्या बताया दोस्तों? अभी जो है वर्तमान में इसका निदेशक, उसका नाम है अजीत कुमार ओजंती। तो इतना बात जो है आप लोग को इस क्वेश्चन में जानना आवश्यक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ओके, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? एक इसमें होता है पीएसएलवी, एक क्या होता है? एक होता है पीएसएलवी और एक होता है जीएसएलवी। तो पीएसएलवी का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमने क्या बताया? पीएसएलवी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इतना बात जो है आप लोग को इसमें जानकारी होना आवश्यक है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो है इसका उपयोग जो है भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है GSLV के द्वारा। ओके दोस्तों, GSLV के द्वारा जो है दोस्तों भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको जो है हम लोग कहेंगे VVI क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि भारत में जो है ब्याजों का नियंत्रण वह RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा जो है भारत में ब्याज दरों का नियंत्रण किया जाता है। RBI होगा यहाँ पे, RBI। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। हिंद के तोते के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्री से आ गया है क्वेश्चन। तो अमीर खुसरो को जो है दोस्तों, अमीर खुसरो को हिंद के तोते के रूप में जाना जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। और जो है दोस्तों अमीर खुसरो एक संगीतकार थे। कौन थे? यानी कि सूफी संगीतकार थे। क्या थे? सूफी संगीतकार थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो थे दोस्तों यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इतना बात जो है दोस्तों आप लोग को इस क्वेश्चन में जानकारी रहना आवश्यक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा दोस्तों इसमें जो है एक और फैक्ट को जान लीजिए। अमीर खुसरो को जो है कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली का यानी कि पिता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। तो हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यह जो थे स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय था। और दोस्तों सी राजगोपालाचारी जो थे यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? तो राजगोपालाचारी। तो इन फैक्ट्स को आप लोग को जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कुषाण वंश का जो था संस्थापक वह था कुजुल कंडीफिसेस। कौन था? कुजुल कंडीफिसेस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम है कनिष्क। क्या है? हमने अभी आपको क्या बताया? कुषाण वंश का संस्थापक का नाम है कुजुल कंडीफिसेस और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम है कनिष्क। ओके, और दोस्तों इसमें जो है एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है, चरक किसके दरबार में रहते थे। तो चरक जो है दोस्तों यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्योंकि जो है इससे इस बार के 14 मार्च के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम। क्या पूछा गया था क्वेश्चन? क्वेश्चन था चरक किसके दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर होगा कनिष्क के दरबार में। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुजुल कंडीफिसेस होगा। ओके, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब हुआ कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य वह कुचिपुड़ी है। क्या है? और असम का जो है शास्त्रीय नृत्य वह है सत्रिया। क्या है दोस्तों? सत्रिया जो है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य का नाम है भारतनाट्यम। क्या है दोस्तों? भारतनाट्यम। ओके, और मिजोरम का जो है लोक नृत्य का नाम है चेलम। क्या नाम है दोस्तों? चेलम। तो इतना बात जो है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में याद करना आवश्यक है, क्योंकि जो है ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कहा गया है दोस्तों
कटारमल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कटारमल सूर्य मंदिर जो है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग जानते हैं कि गुजरात में कौन सा मंदिर स्थित है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात में जो है दोस्तों मोढेरा का मंदिर है गुजरात में, और उड़ीसा में जो है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश में ब्राह्मण्य देव मंदिर स्थित है। क्या नाम है? ब्राह्मण्य देव मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। मैं आप लोग को लिख दूं ब्राह्मण्य जो यानी कि देव मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। इसमें कह रहा है गतिरोध शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि गतिरोध शब्द का जो प्रयोग है वह शतरंज के खेल में किया जाता है। कौन सा खेल? तो शतरंज के खेल में गतिरोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह में चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बृहस्पति के पास जो है 63 चंद्रमा है। कितना है? 63 चंद्रमा है बृहस्पति के पास। और शनि के पास जो है दोस्तों 61 चंद्रमा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक जो है वह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। ओके, तो इतना बात जो है आप लोग को इस क्वेश्चन में जानकारी रहना आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह तुर्की की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? तुर्की की मुद्रा है लीरा। और पाउंड जो है दोस्तों, पाउंड यह यूके की मुद्रा है। यूके मतलब हुआ यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड। और फ्रैंक जो है तो दोस्तों फ्रैंक यह स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। तो इतना बात जो है दोस्तों आप लोग को इसमें जानकारी रहना आवश्यक है। तो इटली का मुद्रा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो समुद्रों के बीच है? सागर और लाल सागर को एक साथ जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। इसमें कहा गया दोस्तों रोबोट की प्रोसेसिंग के लिए जो है निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो रोबोट की प्रोसेसिंग के लिए जो है मुख्य रूप से पाइथन भाषा का उपयोग किया जाता है। कौन सी भाषा? तो पाइथन भाषा का उपयोग किया जाता है। ओके, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। निम्न में से कौन सा एक अंतर नेटवर्क नहीं है? तो लैन जो है दोस्तों, लैन यह अंतर नेटवर्क नहीं है। इस नेटवर्क नहीं है, यह जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क है। कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, और मेन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वेन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आप लोग को फुल फॉर्म भी जानना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी LAN लैन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नेटवर्क पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्क सर्वर जो है दोस्तों, नेटवर्क सर्वर यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में से एक माना जाता है नेटवर्क को। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सर्वर। दोस्तों आप लोगों को जो है ऐसा क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब चलिए दोस्तों रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 14 मार्च के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 14 मार्च के बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को जो भी बताता हूँ वो बिल्कुल मतलब हार्ड क्वेश्चन ही बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी?
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 1905 ईस्वी में जो है दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तावित की गई थी। और मैं आप लोग को बता दूं कि मतलब विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है यह आइंस्टीन से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो था इसको लिखा था। क्या लिखा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है इसे लिखा था, विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसलिए जो है दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, गौर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा रंग उच्चतम तापमान का संकेत है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था 14 मार्च के एग्जाम में कि क्या आया था क्वेश्चन कि तारे का रंग जो है क्या इंगित करता है। क्वेश्चन क्या आया था, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आया था तारे का रंग जो है क्या इंगित करता है। तो तारे का रंग जो है दोस्तों वह ताप को इंगित करता है। किसको? तो ताप को इंगित करता है तारे का रंग। लेकिन इसमें क्या कहा गया दोस्तों, गौर कीजिएगा। इनमें से कौन सा रंग उच्चतम तापमान का संकेत है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि धुंधला लाल जो है रंग यह उच्चतम तापमान का संकेत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धुंधला लाल। ओके, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों क्या कहा गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का एलिमेंट नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को बताना है। अब देखिए दोस्तों क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डैश में समान तापमान दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि -40 डिग्री जो होता है, -40 डिग्री, उसमें जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान जो है बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। तो यह क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को जो है याद कर लेना जरूरी है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नींबू में जो है दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों यह दूध या दही में पाया जाता है। किसमें? दूध या दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और क्वेश्चन क्या आया हुआ था 14 मार्च के एग्जाम में कि दूध में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये इस प्रकार का जो है क्वेश्चन एक बार आया हुआ है जो दोस्तों 14 मार्च के एग्जाम में। आप लोग जो है क्वेश्चन को उल्टा के देख सकते हैं, मैंने उसका वीडियो जो है डाला हुआ है, आप जो है वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि दूध में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में जो है दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो होता है, टार्ट्रिक अम्ल यह मुख्य रूप से इमली में पाया जाता है। किसमें? यानी कि इमली हुआ, अंगूर हुआ, केला में जो है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो है दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। उससे पहले हम लोग यह जानते हैं समस्थानिक होती क्या है। तो समस्थानिक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एलिमेंट का परमाणु संख्या समान हो, अगर किसी एलिमेंट का जो है दोस्तों परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और इसका जो है अंग्रेजी नाम होता है आइसोटॉप्स। क्या होता है? आइसोटॉप्स। तो आप लोग को जो है इसका अंग्रेजी नाम भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि जो है दोस्तों कभी कभी जो है समस्थानिक ना दे के आइसोटॉप्स ही दे दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग को जो इसका नाम भी मतलब अंग्रेजी नाम भी जानना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। एक होता है प्रोटियम। क्या होता है? एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम।
ट्राइटियम। और दोस्तों इनकी प्रोटियम का फॉर्मूला होता है H11 और ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है H12 और इसका फॉर्मूला होता है H13। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं कि इसका जो है इनकी परमाणु संख्या समान है और लेकिन इसका जो है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ओके, तो इन बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कहा गया दोस्तों, जिस एलिमेंट में समान द्रव्यमान संख्या हो लेकिन विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न परमाणु संख्या हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। इससे पहले वाले में हमने क्या बताया, इससे पहले वाले में हमने बताया कि उसका जो है इनकी समस्थानिक का परमाणु संख्या समान रहता है, लेकिन इसमें कहा गया है इसका द्रव्यमान संख्या समान है। तो इसको हम लोग कहते हैं समभारिक। समभारिक इसको कहते हैं दोस्तों। अब इसमें है कहीं पे समभारिक तो नहीं है, इसका मतलब अभी हमने आपको क्या बताया कि आप लोग को जो है समभारिक और समस्थानिक का अंग्रेजी नाम भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि जो है अंग्रेजी जो है कभी कभी अंग्रेजी नाम ही डाल दिया जाता है ऑप्शन में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, ओके, और आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। तो इसका आंसर क्या होगा, समभारिक होगा इसका आंसर, यानी कि भार समान, यानी कि समभारिक मतलब हुआ जिसका भार समान, यानी कि भार मतलब हुआ द्रव्यमान समान, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। निम्न में से कौन परजीवी टेपवर्म है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि तेनिया जो है दोस्तों, तेनिया यह एक परजीवी टेपवर्म है। तो इसको जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है ऐसा ही पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। ओके, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक वयस्क मानव की हृदय गति क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। एक मिनट में जो है 70 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट में। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग के द्वारा उत्पादित होता है। हमने आप लोग को जो पिछले क्लास में भी मतलब समझाया था कि पित्त द्रव जो है दोस्तों यह लीवर या यकृत के द्वारा निकलता है। ओके, और इंसुलिन जो है दोस्तों, इंसुलिन यह मुख्य रूप से अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के द्वारा निकलता है। तो इतना बात जो है दोस्तों आप लोग को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर हल्का सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आप लोग को जो आज का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।